दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 13 मई 2021 है आज। महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। क्वाड समूह से जुड़ने पर संबंध प्रभावित होंगे। चाइना ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि क्वाड समूह से कोई भी आप संबंध रखोगे, ठीक है, कोई गतिविधियां अपनी बढ़ाओगे तो हम अपने संबंध खराब कर लेंगे आपसे, है ना। तो चाइना हमेशा से क्वाड समूह का नाम जपता रहता है, माला जपता रहता है और सबसे बड़े खतरे के रूप में इस समूह को देखता है और है भी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य का अमेरिका का यह समूह दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और कहें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चाइना अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, साम्राज्यवादी गतिविधियां विशेषता बढ़ा रहा है, उसके प्रतिरोध में ही ये समूह, इस समूह का गठन मुख्यतः हुआ था। हालांकि इसको केवल चाइना के अगेंस्ट में एक समूह नहीं कहा सकता, क्योंकि इसमें व्यापारिक गतिविधियां, अन्य गतिविधियां भी आती, अन्य सहयोग के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लेकिन चाइना इसका ज़्यादा नाम लेता है। विशेषता अगर बात करें इस समूह की, क्वाड समूह की, तो कोई औपचारिक इसका गठन नहीं हुआ है, नहीं तो इसका कोई चार्टर है। बस आसियान का 2007 का जो बैठक हुआ था उसमें इसका गठन हो गया था। ये इनकी बैठक हुई थी और तभी से चाइना इस समूह से बहुत ही कुढ़ा रहता है और अक्सर उल्टे पुल्टे बयान देता है। क्वाड से जुड़ने पर संबंध प्रभावित होंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश को उसने धमकी दी। चीन ने बेरुखी पूर्वक बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की स्पष्ट धमकी दी है और इससे द्विपक्षीय संबंध खराब होने की चेतावनी भी दी है। बीजिंग क्वाड समूह को चीन विरोधी समूह के रूप में देखता आया है। भारत के संबंध में चीन का कड़ा रुख वर्ष 2020 से कुछ अधिक तीक्ष्ण हो गया है। आपको पता है, भारत चाइना के मध्य गलवान घाटी, अन्य स्थानों पर जो लद्दाख के आसपास के क्षेत्र हैं, काफ़ी तनाव की स्थिति थी। क्वाड का संदर्भ देते हुए और गैर कूटनीतिक तरीके से जिस प्रकार चीन ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और जिन क्षेत्रों को चीन अपना प्रभुत्व क्षेत्र मानता है, जहां साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा है, उनमें उसके प्रभाव को सीमित करने के इरादा से बनाए गए इस समूह से चीन जो है बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसने, ऑस्ट्रेलिया से भी निर्यात जो होता है, उसके देश को आयात जो होता है, उस पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देशों का एक चतुष्पक्षीय संगठन है। इस समूह के सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार तथा सुरक्षा संबंधी हित साझा करते हैं। इन चारों देशों के मध्य वर्ष 2007 में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार बैठक हुई थी। इस संगठन का महत्व की बात करें तो क्वाड समान विचारधारा वाले देश, लोकतांत्रिक देश हैं चारों, के लिए परस्पर सूचनाएं साझा करने तथा पारस्परिक हितों संबंधी परियोजनाओं पर सहयोग करने हेतु एक अवसर है। इसके सदस्य राष्ट्र एक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है तथा इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इसराइल ने हाल ही में अल अक्सा मस्जिद जो था उस पर हमला किया, उस पर रेड की। उसके बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। तमाम अरबिक कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसका जोरदार विरोध भी किया, आलोचना भी की। इसके बाद आपने देखा हमास संगठन, जिसको इजराइल उग्रवादी संगठन मानता है कि यह फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है, उसने गाजा पट्टी से इजराइल के मुख्य शहर तेल अवीव पर हमला किया। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, बहुत बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है उसके, एक से एक डिफेंस सिस्टम, जिसमें बराक 8 भी शामिल है, जो कि भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो उसी में से एक आयरन डोम, जो कि ट्रेजेक्ट्री को पहचान कर, जो दुश्मन देश से आ रहे रॉकेट हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को पहचान करके उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है, तो उसकी मदद से अपने मुख्य शहर को तबाही से बचा लिया, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागे थे हमास ने। लेकिन इसराइल के पास चूंकि आयरन डोम जैसी पावरफुल डिफेंस सिस्टम प्रणाली मौजूद है, इससे भी मजबूत डिफेंस प्रणाली मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हमास ने जो रॉकेट छोड़े थे, जो ईरान से उसको मिले हुए हैं क्वासम, वो बहुत ही लो लेवल के कह सकते हैं, छोटे रॉकेट हैं, तो इसलिए उनके लिए आयरन डोम ही पर्याप्त थे। इसलिए आयरन डोम हाल ही में चर्चा में है। बड़े बड़े शहरों में इजराइल ने लगा रखे हैं ताकि कोई भी रॉकेट हमला हमास की तरफ से हो तो उससे अपने शहर की रक्षा की जा सके। हालांकि फिर भी कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही है, क्योंकि 85% ही रॉकेट उसने रोके होंगे। कम से कम 10-15% ऐसे रॉकेट्स होंगे जिन्होंने इजराइल पर अटैक किया होगा, अर्थात तेल अवीव पर नुकसान पहुंचाया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इजराइल में अल अक्सा मस्जिद पर हमला।
गाजा पट्टी में तनाव। इजराइल पुलिस द्वारा दमिश्क गेट पर, दमिश्क गेट एक प्रमुख गेट है जो कि जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है उसको जोड़ती है, पर नाकाबंदी के बाद से गाजा पट्टी में तनाव बढ़ रहा है। बैरिकेड की घटना के बाद पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी दी गई थी। इससे इजराइल पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई थी। यह यरूशलेम शहर के मुख्य द्वार में से एक है, दमिश्क गेट। यह उस राजमार्ग पर स्थित है जो सीरिया की राजधानी दमिश्क को जोड़ता है। इजरायली तनाव के कारण अगर देखें तो इजरायली सशस्त्र बलों ने हाल ही में इजराइल में अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया और दावा किया था कि फिलिस्तीनियों ने पत्थर और कॉकटेल के साथ मस्जिद में डेरा डाला था ताकि जियोनिस्ट राष्ट्रवादियों जो कि इजराइल के हैं उनके मार्च पर हमला किया सके। उनके मार्च के ठीक पहले ये डेरा डाला गया था। इजरायली सशस्त्र बलों की कार्रवाई में 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए थे, मरने की भी खबर आई थी कुछ के। इस हमले के जवाब में हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे या सैकड़ों अभी तक हो गए हैं। हमास एक इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी चलाता है। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पर हवाई हमला किया। यरूशलेम की बात करें तो यह लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के केंद्र में रहा है। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना ने यरूशलेम को 1947 में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि 1948 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में इजराइल ने जॉर्डन से यह स्थान छीन लिया 1967 में। तब से इजराइल का इस क्षेत्र पर कब्जा है। इजराइल पूरे यरूशलेम शहर को अपनी एकीकृत राजधानी के रूप में देखता है। इस दावे पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी समर्थन दिया गया था। गौर करने वाली बात है कि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत फिलिस्तीन को भी एक देश के तौर पर मान्यता देता है, वहाँ की राजकीय यात्रा भी करता आया है। तो एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि भारत की कही जाती है कि दोनों इतने शत्रु राष्ट्र हैं, यहाँ की इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता ही नहीं देता। फिलिस्तीन इजराइल की राजधानी जो यरूशलेम है उसको मान्यता नहीं देता, उससे अपनी राजधानी मानता है। ठीक है, फिर भी भारत दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध कायम है, दोनों देशों के साथ, भारत और फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ। तो हम कहाँ पर थे कि इजराइल की राजधानी जो तेल अवीव है उसको भारत मान्यता प्रदान करता है। यरूशलेम को मान्यता भारत प्रदान नहीं करता। ऑफिशियली आज तक भारत ने यरूशलेम को राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसको समर्थन दिया गया था। दूसरी ओर फिलिस्तीन तब तक किसी भी समझौते के फार्मूले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी नहीं बनाया जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला पूरा एरिया है ये इजराइल इजराइल का ये हिस्सा है पूरा। वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप जो आप देख रहे हो, एक सेकंड में आपको दिखा दूं। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप यहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं, है ना, यहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं। और फिलिस्तीन ये मानता है, ये यरूशलेम जो है ये पूर्वी यरूशलेम को बोलता है कि हमें अगर इजराइल देने में सहमत हो जाता है, ठीक है, तो हम किसी भी समझौते को, सीमा संबंधी समझौते को मानने के लिए तैयार हैं। यही मुख्य लड़ाई की वजह है। इजराइल मान्यता ही नहीं देता, फिलिस्तीन को कोई राष्ट्र ही नहीं मानता है ना, और पूरे क्षेत्र को अपना ही ये हिस्सा मानता है। आए समय इजराइल इन क्षेत्रों पर अतिक्रमण भी करता रहता है। गाजा स्ट्रिप, ये गाजा पट्टी है, यहीं से तेल अवीव पर हमला कर रहा है हमास जो है। ये इसी स्थान पर हमास जो संगठन है उसका कब्जा है और वो इजराइल पर यहीं से आक्रमण करता है। थोड़ा सा आपको गाजा पट्टी दिख रही होगी, हल्की सी, ठीक है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ेंगे। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये भारत सरकार के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। 85% केंद्र सरकार इसमें योगदान करेगी, 15% राज्य सरकारें योगदान करेंगी। हालांकि पूर्वोत्तर और हिमालयी जो राज्य हैं उसमें पूरी तरह से 100% योगदान केंद्र सरकार करेगी। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये आवंटन केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। अर्थात बागवानी संबंधित जितने भी विकास मिशन हैं उनको एकीकृत किया जाएगा इस योजना के तहत। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन क्रियान्वयन इसका किया जाएगा। यह इस योजना के अंतर्गत सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू आदि को कवर किया जाएगा।
इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय का 85% योगदान किया जाएगा। राज्य सरकारों को 15% परिव्यय का योगदान करना होगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार 100% वहन करेगी। ये सभी उपयोजनाएं हैं जिनको एकीकृत किया जाना है। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय बांस मिशन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान, इन सभी को एकीकृत किया जाएगा। नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन, जो कि एक क्षुद्र ग्रह के अध्ययन, बेन्नू जिसका नाम है, उसका अध्ययन करने के लिए गया था, अब वापस लौटने वाला है पृथ्वी में। तो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 11 मई को नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेन्नू की सतह से वापस पृथ्वी की ओर उड़ान भरेगा। ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करें तो यह किसी प्राचीन क्षुद्र ग्रह बेन्नू से नमूना एकत्र करने तथा उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के उद्देश्य से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला मिशन है। अक्टूबर 2020 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू की सतह पर इसका स्पर्श किया था और इसका उद्देश्य एस्टेरॉइड की सतह से धूल और कंकड़ों के नमूने एकत्र करना था। यह मिशन वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, 2016 के शुरू में। क्षुद्र ग्रह बेन्नू की बात करें तो एस्टेरॉइड बेन्नू को एक प्राचीन क्षुद्र ग्रह माना जाता है। इसकी सतह के नीचे स्थित चट्टानें और पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ सौर प्रणाली की उत्पत्ति के समय के हैं, इसीलिए सौर मंडल के अध्ययन के लिए यह बहुत ही जरूरी था। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की रुचि इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने में है, क्योंकि इससे उन्हें सौर मंडल, सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। यह क्षुद्र ग्रह कार्बन की उच्च मात्रा के कारण यह अपनी ओर आने वाले प्रकाश का मात्र 4% परावर्तित करता है, जबकि पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 30 से 35% है। तो बहुत कम एल्बिडो है इस क्षुद्र ग्रह की। यह वर्तमान में पृथ्वी के लिए ज्ञात सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसके 22वीं शताब्दी में पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हालांकि यह संभावना 1/2700 है, लेकिन यह भी अपने आप में बहुत है। यह 6 साल में एक बार पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचता है, 6 वर्षों में एक बार। असम में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की गई। किसके द्वारा स्थापित की गई है? असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से असम में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की गई है। बस इतना ही जानिए वन लाइनर में। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया गया। कहाँ पर? पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी ऐसा चौथा राज्य बना है, दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पर 100% पाइप कनेक्शन लक्ष्य हासिल कर लिया गया। जो हर घर जल की जो बात है, जो नारा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उसको इन 4 राज्यों में पूरा कर लिया गया। किन 4 राज्यों में देखेंगे तो जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुदुचेरी चौथा राज्य बन गया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, चौथा राज्य बन गया है। पहला गोवा है, तेलंगाना है दूसरा, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तीसरा, और चौथा पुदुचेरी है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये इसका क्रियान्वयन किया जाता है। केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। उद्देश्य इसका क्या है? वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो हर घर जल इसका नारा भी है। किस संस्थान ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया? तो सीबीएसई ने। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के कक्षा 9 से 12 के छात्रों और अभिभावकों की मदद करेगा। कक्षा 9 से 12। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जोस जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो G7 शिखर सम्मेलन, जिसका भारत अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको आमंत्रित किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा, लेकिन कोविड-19 कारण भारत ने वहां पर प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? तो मात्र 72 मिलियन बढ़ी है। ये भी चीन का जो इतना प्रयास रहा है, वन चाइल्ड पॉलिसी भी उसने हटा दी। ठीक है, उसने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दर, हाँ चूँकि वहाँ की ज़्यादातर आबादी 14-15% लोग बूढ़े ही हैं वहाँ पे अभी, तो आबादी बढ़े इसके लिए प्रयास चाइना में जारी है, लेकिन उसके प्रयासों को इस रिपोर्ट से धक्का लगा है।
असम के ही जो अभी हाल ही में जनगणना हुई, 7वीं जनगणना हुई है दोस्तों, वहाँ पे ये बात सामने आई है कि 72 मिलियन बढ़कर उसकी जनसंख्या अब कितनी हो गई है, 1.411 अरब हो गई है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने उसने एक जारी किया है रिपोर्ट, उसमें चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है, मिलियन हो गई है। तो 1.411 बिलियन हो गई है। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हो गया है और अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ या 1.41 बिलियन हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चीन की आबादी में औसतन हर वर्ष 0.53% का ही इजाफा होता आया है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया? कहाँ पर? न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। तो अनुपम खेर। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्रीलिम्स मेंस या कोई भी वैकल्पिक विषय के बैच से जुड़ना हो तो व्हाट्सअप नंबर 9453775039 इस पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस आरओ यारो दोनों की क्लासेस उपलब्ध हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की। आप लोग जुड़ करके कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।